यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका स्वागत है। आज हम HIN 212 उसका सिलेबस देखने वाले हैं। हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में 3 किताबों का अध्ययन करना है हमें। पहली किताब में कथन मीमांसा और कहानी, दूसरे किताब में उपन्यास विमर्श, तीसरी किताब में नाटक स्वरूप और उसका विश्लेषण हमें देखना है। हिंदी कथन पर साहित्य। कथन मीमांसा और कहानी में 8 इकाइयों का समावेश किया गया है। पहली इकाई में कथन पर साहित्य, दूसरी इकाई में कहानी का स्वरूप, तीसरी इकाई में सामाजिक कहानी है कफन, वो मुंशी प्रेमचंद जी की है। और इकाई 4 में ऐतिहासिक कहानी ममता यह है, वह उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। इकाई 5 में मनोवैज्ञानिक कहानी, उसका नाम है पढ़ाई, जिसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। इकाई 6 में आचलित कहानियां हैं, उसका नाम है पंचलाइक। फणीश्वर नाथ जी की कहानी, फणीश्वर नाथ जी उन्हें रेणु कहा जाता है। इकाई 7 में व्यंग्यात्मक कहानी, जिसका नाम है बोलाराम का जीवन, यह कहानी हरिवंश परसाई की है। इकाई 8 में मनोवैज्ञानिक कहानी, उसका नाम है यही सच है, वह मन्नू भंडारी जी की कहानी है। कथन मीमांसा और कहानी। कथन, जब हम कहानी के रूप में कुछ भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वह चीज, वह लिखावट हमारे दिमाग में बैठ जाती है। कहानी के रूप में हम कुछ भी सुनते हैं तो वह हमारे बुद्धि में जल्दी समा जाता है। हिंदी विषय है एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम का। इस पहले पुस्तक में हमें कहानी मीमांसा और कहानी के अंतर्गत साहित्य विधा का अभ्यास करना है। कहानी साहित्य की बहुत लोकप्रिय विधा है। कहानी यह साहित्य की बहुत ही लोकप्रिय विधा है। कथात्मक साहित्य का वह महत्वपूर्ण अंग है। कथात्मक साहित्य उसे कहा जाता है जिसका मूलाधार कोई कथा है। कथा साहित्य का सबसे प्राचीन रूप है। कथा यह साहित्य का सबसे प्राचीन रूप है। लोक कथा, मिथक अथवा पौराणिक कथा, परिकथा, नैतिक कथा, आख्यायिका, रूपक कथा आदि इसके अनेक रूप हमें मिले हैं। इस पुस्तक की पहली इकाई में कहानी के इन पूर्ण रूपों का विवेचन किया गया है। कथन पर साहित्य के इन रूपों के आधारभूत तत्वों के कथन की प्रणालियों का निर्देश किया गया है। आधुनिक कहानी इसी बुनियाद पर विकसित हुई है। कथात्मक साहित्य के 2 तत्व अनिवार्य है। एक है कथक अर्थात कथा कहने वाला, और दूसरा है कथा, जो घटना प्रसंगों की मालिका होती है। हिंदी में कहानी और उपन्यास जैसे कथात्मक साहित्य के रूपों को एक साथ कहा जाता है, कथा कहा जाता है। कहानी के स्वरूप और विश्लेषण का सैद्धांतिक विवेचन दूसरी इकाई में किया गया है। उर्वरित इकाइयों में हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण 6 कहानियों का पाठ और विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इनमें विविधता है और प्रतिनिधित्व भी उसमें समावेश किया गया है। कहानी कथन पर साहित्य विधा है। इसके विषयों, संरचना तंत्रों, शैलियों आदि के परिवर्तन होने पर भी उसकी आत्मकथा है, और यह तत्व उसका स्थिर तत्व है। कहानियों के इस चयन में आप अनुभवों के विविध आयामों और अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों से परिचित होंगे। कहानी का विश्लेषण अनेक प्रकार से
किया जा सकता है। पुस्तक के अंत में ही हुई तालिका से आपको इसका समग्र रूप देखने को मिलेगा। हिंदी कहानी की विविधता, व्यापकता, गहराई, जीवन दर्शकता की क्षमता, कलात्मक विकास और अभिव्यक्ति की प्रभाविता दिखने वाली इन कहानियों का सूक्ष्म और पाठ्यधर्म विश्लेषण आपको कहानी की और देखने की वस्तुनिष्ठ दृष्टि देने में उपयुक्त होगा। पहली इकाई 1 में कथन पर साहित्य का समावेश किया गया है। इसमें कथन पर साहित्य के तत्व दिए गए हैं, कथन की प्रणालियां दी गई है, कथन परक साहित्य के भेद भी इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसका यह उद्देश्य है कि कथन पर साहित्य का आशय उससे हमें स्पष्ट होगा, कथन पर साहित्य के तत्व हमें मालूम होंगे, कथन पर साहित्य की प्रस्तुतियां से हम परिचित होंगे, कथन पर साहित्य के प्रकारों का हमें परिचय यहाँ पे मिलेगा, कथन पर साहित्य और कहानी के बीच का अंतर हमें स्पष्ट होगा। कथन मीमांसा। कथन मीमांसा सत्य अथवा काल्पनिक घटनाओं का लेखाजोखा जब किसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब उसे कथन कहा जाता है। सत्य और काल्पनिक घटनाओं का लेखाजोखा जब किसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब उसे कथन कहा जाता है। कथन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में नैरेशन शब्द के अर्थ में किया जाता है, उसे कहते हैं नैरेशन। इस प्रक्रिया से संबंधित जो शास्त्र है उसे कथन मीमांसा अर्थात नैरेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। कथन का क्षेत्र यह बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। सीमित अर्थ में कथन उपन्यास और कहानी से संबंधित रहता है। कथन यह कहानी और उपन्यास इससे उसका संबंध रहता है। इन विधाओं में सत्य और कल्पना का मिश्रण इसमें होता है। कल्पना और सत्य इसके साथ कहानी बनती है। कथन मीमांसा में के अनेक सिद्धांत इसके संबंध में इस इकाई में दिया गया है, किंतु व्यापक अर्थ में कथन में आत्मकथा, जीवनी, संस्कार, रेखाचित्र, पत्र, डायरी आदि वास्तविक और सत्य घटनाओं से संबंधित लेखन का भी समावेश इसमें किया गया है। एक तरह से हम जब किसी से कुछ कहते हैं तब कथनकार की ही उसे कथनक ही वह बन जाता है। कथन मीमांसा कथन के सभी प्रकारों में अंतर्निहित सूत्रों से, तत्वों से, प्रणालियों से और संबंधित संभावनाओं की खोज करने का प्रयास किया जाता है। इस इकाई में कथन पर साहित्य की विशेषताओं को समझ लेने पर एक बात स्पष्ट होती है कि इसमें घटित घटना का क्रमबद्ध चित्रण होता है। इसमें घटना का कथन महत्व रखता है। पात्र का चरित्र चित्रण, वार्तालाप, लेखक की जीवन दृष्टि, पात्रों का मनोविश्लेषण आदि को स्थान नहीं होता। यहीं पर कहानी और कथन पर साहित्य में अंतर आता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में कथन पर साहित्य के रूप दिखाई देते हैं। लोक साहित्य में भी कथन पर साहित्य के भिन्न भिन्न प्रकार दिखाई पड़ते हैं। संसार के सभी देशों में इस प्रकार के साहित्य का प्राचीन काल से प्रचलन है। वास्तविकता यह है कि आधुनिक युग में विकसित कथा साहित्य मुख्यतः कहानी और उपन्यास का मूल कथन परक साहित्य में है। यह सही है कि आज की कहानी कथन परक साहित्य से भिन्न है, फिर भी उसका मूल इसी में
खोजा जा सकता है। कथन परक साहित्य की मूल वृत्ति से संबंध रखती है। कहानी उसी का कलात्मक विकसित रूप है। कहानी के संबंध में विस्तार से चर्चा हम अगली इकाई में करेंगे। अगली इकाई है कहानी का स्वरूप। दूसरी इकाई है कहानी का स्वरूप। कहानी का स्वरूप कैसा होता है? कथानक अथवा कथा वस्तु। कहानी में चरित्र चित्रण का समावेश होता है। कहानी में वार्तालाप। कहानियों में भाषा शैली का भी उपयोग किया जाता है। कहानी में वातावरण का निर्माण किया जाता है। कहानी का उद्देश्य क्या है, इस बात पर कहानी बताई जाती है। कहानियों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया जाता है। इस इकाई में कहानी के तत्वों का हमें परिचय प्राप्त होगा। कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा करने की पद्धति हमें स्पष्ट होगी। कहानी के वर्गीकरण के विभिन्न आधारों की जानकारी हमें इस इकाई में होगी। कहानी के भेदों की विशेषताओं का ज्ञान हमें इस इकाई में होगा। हिंदी कहानी साहित्य के परिचय से हिंदी कहानी की विविधता हमें ज्ञात होगी। हिंदी कहानी साहित्य के परिचय से पाठ्य सामग्री समझने में हमें सहायता होगी। इस इकाई में कहानी वर्तमान युग की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। विधा यानी साहित्य प्रकार। कहानी वर्तमान युग की सर्वाधिक लोकप्रिय ऐसा साहित्य प्रकार है। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में कथा साहित्य के दो प्रधान भेद किए जाते हैं। एक है उपन्यास और दूसरा है कहानी। उपन्यास और कहानी यह उसके दो भेद है। कथा शब्द को कथन परक साहित्य के अर्थ में ग्रहण करें तो उसे उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त और भी भेद हो सकते हैं। इस इकाई में कथन परक साहित्य के भेद, इकाई 1 में हमने कथन परक साहित्य के भेद के अंतर्गत इसका विवेचन किया जा चुका है। प्राचीन भारतीय साहित्य शास्त्र में कहानी का मूल रूप आख्यायिका कथा के अंतर्गत देखा जा चुका है। इकाई 3 में सामाजिक कहानी कफन मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। इस कहानी का यहाँ लेखा जोखा दिया गया है। कहानी का नाम है कफन। कफन के अर्थमूलक यथार्थ इसमें दिए गए हैं। कथन में मनोविज्ञान का समावेश किया गया है। कथन की संरचना अलग प्रकार की गई है। कफन का वाक्य दिया है। कफन में वातावरण कैसा है वह दिया गया है। कफन में कथापथकर और भाषा शैली का समावेश किया गया है। इस इकाई में आप सबको अपने युग के ग्रामीण जीवन से संबंधित मुंशी प्रेमचंद जी की जीवन दृष्टि का यह परिचय होगा। प्रेमचंद जी के यथार्थवादी दृष्टिकोण की जानकारी हमें इस कथा में प्राप्त होगी। मनोवैज्ञानिक कहानी के एक नए पहलू को हम समझ पाएंगे। कफन कहानी की रचना विधान से हमें परिचय होगा।
हिंदी कथा साहित्य विशेषतः कहानी और उपन्यास साहित्य के को संसार के कथा साहित्य के समकक्ष लाने का श्रेय प्रेमचंद जी को प्राप्त हुआ है। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, लेकिन आप उसे कहानी सम्राट भी कह सकते हैं। हिंदी की कथा साहित्य की चर्चा में प्रेमचंद जी को टालकर संभव ही नहीं हो सकता। प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण इसमें सहभाग है। प्रेमचंद जी का काल में हिंदी कहानी का पूरा उषक काल भी नहीं हुआ है। वास्तविकता यह है कि प्रेमचंद जी पूर्ण काल में न कहानी कला से लेखकों का साक्षात्कार हो चुका था और न विषय और कथ्य की विविधताओं का से परिचय हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी में झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटी दोनों का एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसे दिल हिला देने वाले आवाज निकलती है कि दोनों कलेजा थाम लेते हैं। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी, सारा गांव अंधकार में ले हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गए, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूंगा। तू बड़ा बेदर्द है रे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पकड़ना नहीं देखा जाता। प्रेमचंद जी की आदर्शोन्मुख यथार्थ कहानीकार कहा जाता है। इसमें इस कहानी का रूप उन्होंने स्पष्ट किया गया है। माधव की पत्नी मर जाती है और दोनों कफन जुटा पाने के लिए बाजार में पैसे मांगने निकलते हैं और 5 रुपए रकम बटोर लेते हैं। और घीसू कहता है कि कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी नहीं मिला, उसे मरने के बाद नया कफन चाहिए। दिल छू लेने वाली यह कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने ऐसा वर्णन किया है कि वह हम कभी भूल नहीं सकते। इस आधार पर कथा के आधार पर हमें स्वयं अध्ययन के लिए कुछ प्रश्नों का भी समावेश किया गया है। प्रेमचंद जी की कहानी की यह कफन ही कहानी हिंदी का साहित्य में विशेष महत्व रखती है। वह प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानियों से एक तो है ही। इस कहानी ने कई कीर्तिमान
पैदा किए गए हैं। प्रेमचंद जी की जीवन दृष्टि को वह स्पष्ट करती है। प्रेमचंद जी अपनी पूर्व कहानियों की तरह इसमें कोई समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसमें वास्तव को इस तरह पेश करते हैं कि पाठक उसे स्वयं ग्रहण कर सके। कफन कहानी की संक्षेप में कथा वस्तु देने की आवश्यकता नहीं है। पहले दृश्य में ही आप पाठ को कुतूहल को जागती है। घीसू और माधव के निकम्मेपन का वर्णन इस कहानी में किया गया है। आगे चलकर उन दोनों की नियति, प्रकृति आदि के साथ उस व्यवस्था का संक्षिप्त किंतु व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत करते हैं, जिससे वे दोनों निकम्मे बन गए हैं। आलू खाते हैं और अलाव के दोनों ओर वे अजगर की तरह पड़े रह जाते हैं। अंदर बुधिया कराहती है। यही पहला अंक समाप्त होता है। पाठक के मन में कुतूहल बढ़ता है। सुबह जाग उठते हैं तो बुधिया को मरा पाते हैं। यहाँ से लेकर ठाकुर आदि के कफन के बहाने 5 रुपए इकट्ठा करना और शराब खाने तक पहुंचना कहानी का विकास दर्शाता है। कफन के लिए जमा की गई राशि भी भरपेट खाने और पीने तक समाज की परिपाटियों पर व्यंग कसाना इस कहानी की चरम सीमा है। तो दर्शनीय अंदाज में बातें करना और नाचना कहानी का अंत है। इस पूरी कहानी में समाज के प्रति कठोर व्यंग है। घीसू और माधव बाप बेटे कामचोर है। काम बिल्कुल नहीं करना चाहते, चोरी करके पेट पालते हैं। जब और कोई रास्ता बचता नहीं तब मजदूरी करते हैं। पास थोड़े पैसे होते हैं तो बिल्कुल काम नहीं करते। पाठक प्रारंभ में ऐसे पात्रों के प्रति घृणा भाव प्रकट होता है। इनके व्यवहार में अतः तक एक ही सूत्र है। वे अपने व्यवहार से मानो समाज व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, समाज से बदला ले रहे हैं। बाजों के मेले में शामिल होने की टिप्पणी के कारण पूरी कहानी का नक्शा ही बदल जाता है। ये दोनों पात्र जिसी व्यवस्था की निर्मित है, उस व्यवस्था के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। दोनों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने तटस्थ रहकर समाज के एक वर्ग के विशिष्ट पात्रों का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। माधव और घीसू का चरित्र एक जैसा ही है। दोनों पात्रों के चरित्र में न अंत में कोई परिवर्तन आता है और न अपने व्यवहार के बारे में अंतर्मुख वह दिखाई देते हैं। इस दृष्टि से चरित्र सरल चरित्र कहा जा सकता है। इन दोनों चरित्रों में कोई भेद रेखा खींचना भी कठिन है। माधव अपने पिता की प्रकृति है, जैसा बाप वैसा बेटा। समाज के शोषित वर्ग के ये दोनों चरित्र है, लेकिन शोषित वर्ग के अन्य श्रमिकों से इनका व्यवहार भिन्न है। इस अर्थ में व्यक्ति प्रधान चरित्र भी कहे जा सकते हैं। प्रेमचंद जी की रचना सौदेश्य रचना है। आप शोषण और शोषण के विरुद्ध रहे तथा शोषित के पक्षधर। कफन कहानी में कामचोर घीसू और माधव की मनोवृत्ति का कारण बैठकबाज समाज अर्थात शोषित करने वाला समाज मानते हैं।
इस कहानी में यीशु और माधव जैसे निकम्मे चरित्रों की प्रति पाठकों की सहानुभूति पैदा करने में आप तथा सेठ, साहूकार, ठाकुर आदि शोषितों की असलियत को खोलने खोलने में से खोलने में भी सफल हुआ है। समाज का ऐसा यथार्थ चित्रण प्रेमचंद जी की अन्यतम विशेषता है। इसी कारण यह कहानी संसार की श्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी बन सकती है। दूसरी कहानी इकाई 4 में ऐतिहासिक कहानी है। कहानी का नाम है ममता। लेखक है जयशंकर प्रसाद। इस कहानी में ममता के बारे में बताया गया है। ममता में ऐतिहासिकता दिखाई दी है। उसमें एक आदर्श का चित्रण किया गया है। कहानी में करुणा का समावेश किया गया है। इस कहानी में चरित्र चित्रण किया गया है। वातावरण निर्मित की गई है। भाषा शैली और वार्तालाप किया गया है। इस इकाई को आप पढ़ने पर आपको जयशंकर प्रसाद जी की जीवन दृष्टि की जानकारी आपको होगी। कहानी में ऐतिहासिकता का स्थान आपको स्पष्ट होगा। ममता यह कहानी के आधार से जयशंकर प्रसाद जी के साहित्य में व्याप्त प्रेम और करुणा की विशेषता स्पष्ट होगी। जयशंकर प्रसाद जी की यह कहानी जयशंकर प्रसाद जी के समकालीन लेखक थे प्रेमचंद जी, जिनके कहानी हमने अभी देखी कफन। उस कहानी में और उपन्यास के क्षेत्रों में प्रेमचंद जी का प्रभाव था। उस युग के अनेक लेखक प्रेमचंद जी को अपना आदर्श मानकर लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। प्रेमचंद जी के जीवन यथार्थ और शोषण विरोध को लेकर अपनी रचनाओं द्वारा युगीन समाज के वास्तव और संघर्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस माहौल में प्रसाद जी ने अपना दूसरा रास्ता पकड़ा है। वैसे जयशंकर प्रसाद जी मूलतः छायावादी कवि थे। आप काव्य को आत्मा की संकल्पना अनुभूति मानते हैं। वे काव्य को दृष्टा कवि का सुंदर दर्शन मानते हैं। अतः यह भाव आपके समस्त चिंतन का केंद्र बिंदु था। छायावादी काव्य की एक विशेषता यह भी है कि छायावादी ने भारत की गरिमामय संस्कृति के पुनरुत्थान की भावना को अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। इस ममता कहानी का कथानक ऐतिहासिक कथानक है। भारतीय इतिहास के मध्य युग से संबंधित यह कथानक है। बाबर के पुत्र हुमायूं चौसा युद्ध में पराजित होने से लेकर हुमायूं के पाश्चात्य अकबर के बादशाह बनने तक के काल का कथानक है। अर्थात इस कथानक की नायिका है ममता। ममता इतिहास सिद्ध पात्र नहीं है, लेकिन कहानी के केंद्र में ममता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह पूर्णतः कल्पित कहानी है।
हुमायूं, शेरशाह आदि इतिहास सिद्ध पात्र है। कहानी से उनका संबंध भी है। शेरशाह जब रोहतास दुर्ग पर हमला करता है तब ममता वहां से भाग निकलने में सफल होती है। वह रोहतास दुर्ग में मंत्री चूड़ामणि चूड़ामणि की नई यौवन विधवा इकलौती बेटी है। शेरशाह के हमले में उसके पिताजी की हत्या होती है। दुर्ग में वास करने वाले जन शेरशाह की पकड़ में आ जाते हैं और ममता शेरशाह की पकड़ में न आकर भागकर काशी के निकट खंडहर में झोपड़ी बनाकर रहने में वह सफल होती है। इस कहानी के कथानक का एक और छोर इतिहास से संबंध है। चौसा के युद्ध में शेरशाह के हाथों परास्त होने के बाद हुमायूं भाग निकलता है, जो होते होते आगरा तक पहुंच जाता है। इस इतिहास सिद्ध घटना का सहारा लेकर प्रसाद जी ने हुमायूं को रात के समय ममता की झोपड़ी के द्वार तक पहुंचाया है। इस प्रकार कथानक का ऐतिहासिक रूप बरकरार रखता है, अर्थात कथानक में इतिहास और कल्पना का मिश्र कुशलता पूर्वक किया गया है। ममता यह कहानी में कथानक में इतिहास और कल्पना के मिश्रण के साथ दूसरा मुद्दा आता है, कथानक के काल का। कहानी का जब आरंभ होता है तब उसकी नायिका ममता की उम्र है 20 साल और जब वह अंतिम सांसें गिन रही है उस समय उसकी उम्र है 70 साल, अर्थात इस कहानी का काल बन जाता है। 50 वर्ष का यह कहानी का काल दिया गया है। ममता के कथानक की तीसरी विशेषता है उसका स्थान। इस कहानी की घटनाएं रोहता दुर्ग तथा उसके बाद काशी के उत्तर में मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के खंडहन धर्मचक्र विहार यानी सारनाथ में घटित होता है। इस कहानी का आरंभ भावनात्मक ढंग से होता है। युवती विधवा ममता शोण नदी के प्रवाह को देखकर अपनी वेदना और व्यथा को नदी के कलनाद में मिलाने में बेसुध होती है। इस संक्षिप्त काव्यात्मक भावपूर्ण चित्र के माध्यम से प्रसाद जी के एक अवसाद की रेखा खींचते हैं जो अंत तक चलती है। कहानी के मध्य अथवा विकास क्रम में हुमायूं के आश्रय मांगने, आश्रय देने तथा प्राप्त के आदि की घटनाएं आती हैं। असल में प्रातः का हुमायूं का मिर्जा को आदेश देने की झोपड़ी के स्थान पर अच्छा घर बांधकर कहानी की चरम सीमा होती है। प्रसाद जी ने बीच के 47 सालों के बाद लंबे काल को ममता को मृत्युशैया पर दिखाकर समेट लिया है, लेकिन प्रसाद जी ने इस कहानी को एक और अप्रत्यक्ष मोड़ दिया गया है। अंत में शिलालेख का उल्लेख उन्होंने किया है जिसमें हुमायूं के उस स्थान एक रात रुकने का उल्लेख किया गया है, लेकिन ममता का कहीं नाम नहीं है। इस कहानी में एक गहरा व्यंग्य है। असलियत यह है कि प्रसाद जी की इस कहानी में
एक करुणापूर्व व्यंग का चित्रण करना चाहते हैं। प्रसाद जी इसमें सफल हुए हैं। जीवन मूल्यों का अविचल पालन करने वाली त्याग मूर्ति ममता के नाम का संकेत का न रहना अपनी समाज व्यवस्था पर एक व्यंग है। आश्रय पाने वाले का नाम है, आश्रयदाता का नहीं। यहाँ पे आश्रय पाने वाले का नाम लिया गया है, लेकिन आश्रयदाता का नहीं। इससे बढ़कर और कहानी के असंगति यहाँ से हो सकती है। इकाई 5 मनोवैज्ञानिक कहानी, वह है पढ़ाई। जैनेन्द्र जी की कहानी है, वह हम अगले लेक्चर्स में सुनेंगे। थैंक यू।